अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस। एक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस जो है वो यूवीआइटिस के चैप्टर में से इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिजीज़ दैट यू शुड नो। इसकी हम साइंस डिस्कस करेंगे, सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करनी है एंड एट लास्ट के हमने कौन सी ट्रीटमेंट इसको एडवाइस करनी है। ठीक है। एक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस। अब सबसे पहले आपको नाम से पता चल रहा है एक्यूट का मतलब ये है कि 3 मंथ्स से प्रोलॉन्ग्ड ये इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है। एक्यूट हम उन्हीं डिजीज़ के साथ यूज़ करते हैं जो 3 मंथ से ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड नहीं हो। इंटीरियर का मतलब जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इंटीरियर का मतलब ये है कि इंटीरियर वाले पार्ट्स में यूवियल ट्रैक्ट के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं जिनमें आ जाता है हमारा आइरिस और सिलियरी बॉडी का पार्स प्लाइकेटा, उन वाले पोर्शन के अंदर आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही है। यूवीआइटिस का मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस डिज़ीज़ का जो कॉज होता है वो इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक का मतलब ये है कि कॉज जो होता है वो अननोन कॉज होता है। हमें ये नहीं पता कि इसका कॉज क्या होता है और 50% केसेस में इडियोपैथिक ही होता है, बाकी इसका अननोन कॉज है, वो नहीं पता कि क्यों ये डिज़ीज़ जो होती है वो अकर होती है। अब बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि पैथोजेनेसिस ये किस तरह से अकर होता है या इसका क्या फिनोमिना है या क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या हैं। पैथोजेनेसिस के अंदर हमारे अंदर मैं आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करूँगी। अब सबसे पहले आपको पता है कि एक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस का मतलब ये है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन इनटू योर आइरिस, इन आइरिस एंड सिलियरी बॉडी। ठीक है। सिलियरी बॉडी का जो पार्ट्स प्लाइकेटा है, टू बी मोर प्रिसाइज, उसके अंदर ये इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। ठीक है। अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है आइरिस के अंदर और सिलियरी बॉडी के अंदर। अब दो चीज़ें आप बात याद रखनी है कि जब इन्फ्लेमेशन हो रही है तो इन्फ्लेमेशन से क्या होगा कि स्पैस्म ऑफ सिलियरी बॉडी होगा, स्पैस्म ऑफ सिलियरी बॉडी। स्पैस्म का क्या मतलब है कि आपके पास इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाती हैं, उस पर आपका वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता और इस तरह उसको कहते हैं स्पैस्म। तो स्पैस्म ऑफ सिलियरी बॉडी हो जाएगा। अब सिलियरी बॉडी ने क्या करना है कि आपके लेंस को अकोमोडेट करवाना था। मैंने आपको बताया कि सिलियरी बॉडी के अंदर सिलियरी मसल्स होते हैं जो कि लेंस की मूवमेंट को और इसके शेप को कंट्रोल करते हैं। अब जब यहाँ पे स्पैस्म हो गया सिलियरी बॉडी का, इसका मतलब ये है कि लेंस विल नॉट अकोमोडेट, लेंस के अंदर वो पावर नहीं होगी कि इट कैन अकोमोडेट। ठीक है। लेंस कैन नॉट अकोमोडेट, और लेंस जब अकोमोडेट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली ब्लरिंग आएगी, ब्लर्ड विजन आएगा या हमें ब्लरिंग आएगी। ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास जो आ रही है, मैं एक बेसिकली आपके जहन में एक माइंड मैप बना रही हूँ ताकि यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको एक भी पॉइंट याद आए तो आगे आपको पता चल जाए कि हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग राइट हियर। इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है कि वैस्कुलर डायलेशन होगी। इन्फ्लेमेशन में आपने पढ़ा ही होगा कि इट इज़ वन ऑफ द साइंस कि वहाँ पे वैस्कुलर डायलेशन होगी। अब जब वैस्कुलर डायलेशन होती है ना, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, वेसल्स डायलेट कर जाएंगी, वहाँ पे वेसल्स इंग्रॉच करने लग जाएंगी। ठीक है। मतलब कंजेशन होने लग जाएगी वहाँ पे, क्योंकि वेसल्स डायलेट कर रही हैं। उसकी वजह से क्या होगा, आपके रेडनेस ऑफ आई आ जाएगा। अब बेसिकली वेसल्स डायलेट कर रही थी क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही थी, वेसल्स डायलेट कर रही थी, कैपिलरीज की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई थी और वेसल्स वहाँ पे इंग्रॉच कर रही थी, और इसकी वजह से जो आपकी रेडनेस होती है एक्यूट आराइडोसाइक्लाइटिस में, दैट इज़ ड्यू टू दिस। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है, कीमोटैक्सिस होगा। कीमोटैक्सिस क्या होता है, कीमोटैक्सिस होता है कि जितने भी आपके टॉक्सिन्स होंगे, आपके केमिकल मीडिएटर्स होंगे, वो सारी चीज़ें जो होंगी वो इन्फ्लेमेशन के एरिया में जाके भाग के घुस जाएंगे। ठीक है। अब सारे जो केमिकल मीडिएटर्स हैं, सारे जो टॉक्सिन्स हैं, वो इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे आ जाएंगे। इसकी वजह, इसके बाद क्या होगा, आईओपी आपका रेस्ट हो जाएगा। आईओपी रेस्ट हो जाएगा, आयरस बॉम्बी हो जाएगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है।
मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से इट इज़ बेसिकली हैपनिंग। अब कीमोटैक्सिस का मतलब पहले हमने देखा वेसल्स डायलेट की, वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो गई, आंखें आपकी रेड हो गई, वहाँ पे केमिकल मीडिएटर्स भी आ गए। अब बेसिकली ये आपकी आंख है, ठीक है, इसके अंदर ये आपका आइरस होता है, ठीक है, पीछे ये सिलरी बॉडी आ रही है आपके, यहाँ पे आपका लेंस लगा हुआ है, ये थोड़ी, सॉरी मैंने उधर बना दिया थोड़ी सी, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपकी सिलरी बॉडी है, ये आपका सॉरी ये आपका आइरस है, सिलरी बॉडी है। अब यहाँ पे अगर आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही थी, ठीक है, इस वाले एरिया के अंदर, यहाँ पे अब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई, यहाँ पे वेसल्स इंग्रोच हो गई, यहाँ पे केमिकल मीडिएटर्स टॉक्सिन सारे यहाँ पे भाग के आगे पे सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो इंटीरियर चैम्बर है उसका आईओपी जो होगा वो रेज हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं पर आ गई हैं, ठीक है। और इसके साथ ये जो प्रेशर होगा ये आपकी आइरस पे जाके पुश करेगा, ठीक है। जब वो प्रेशर जो इंटीरियर चैम्बर के अंदर रेज हो गया, उसने आइरस पे जाके पुश किया, आइरस ने ट्रबैकुलर मैशवर्क जहाँ से ड्रेन करना था वो एंगल क्लोज हो गया, जिसकी वजह से आपके पास सेकेंडरी ग्लूकोमा वहाँ पे प्रेजेंट हो गया। सही है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि दिस इज़ द पैथोजेनेसिस, बेसिकली स्पैस्म ऑफ सिल्वरी बॉडी हो रहा है, जिसकी वजह से लेंस विल नॉट अकोमोडेट और ब्लडिंग आ जाएगी, वेसल्स डायलेट कर रही है, रेडनेस आ रही है। कीमोटैक्सिस, क्योंकि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पे केमिकल मीडिएटर्स भी आ गए, वहाँ पे टॉक्सिन्स भी आ गए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे इंग्रॉच हो गई, और वहाँ पे इंग्रॉच होने की वजह से आईओपी इंटीरियर चैम्बर का रेज हो गया, ठीक है। और आइरिस बॉम्बी होगी, हम ग्लूकोमा में पढ़ेंगे आइरिस बॉम्बी क्या होता है, बट टू गिव यू अ रफ एस्टिमेट, आइरिस की शेप जो होती है वो क्लोज हो जाती, चेंज हो जाती है, और वो जो आपका जहाँ से एक्वस ड्रेन हो रहा होता है वो आपका चैनल बंद हो जाता है, दैट इज आइरिस बॉम्बी, और सेकेंडरी ग्लूकोमा हो जाएगा। तो दैट इज बेसिकली पैथोजेनेसिस। नाउ मूविंग ऑन, हम बात करते हैं कि जो एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस है, इसके अंदर हम कौन कौन सी सिम्टम्स आ रहे हैं या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब बेसिकली जब हमारे पास सिम्टम्स आएंगे ना, जिन सिम्टम्स के साथ, सिम्टम्स वो होती हैं कि पेशेंट हमारे पास किन चीज़ों के साथ आ रहा है। सिम्टम्स ये होगा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि रेडनेस होगी। रेडनेस क्यों है? क्योंकि वेसल्स जो है वहाँ पे इंक्रोच हो गई है, वहाँ पे वेस्कुलर डायलेशन हो रही है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रही है, ऑब्वियसली आपको रेडनेस आएगी। दूसरा क्या आएगा? डिक्रीज्ड विजन होगी, डिक्रीज्ड विजन हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास क्या आएगा? फोटोफोबिया होगा। अब फोटोफोबिया क्या होता है? फोटोफोबिया होता है, फोटोफोबिया इसलिए होता है क्योंकि जो आपका यूवियल ट्रैक्ट होता है या जो आपका कंजक्टाइवा होता है, जो आपकी कॉर्निया होता है, इसके अंदर सबसे सारी सेंसरी नर्व्स होती हैं, और सेंसरी नर्व्स जैसे ही इफ़ेक्ट होंगी, जिस तरह भी अंदर पेन कॉज होगा, उस पेन की वजह से आपको फोटोफोबिया भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेंसरी नर्व्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है, ट्राइजेमिनल नर्व्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती हैं। तो फोटोफोबिया जो होगा वो होगा। इसके अलावा आपके पास लैक्रिमेशन, या फिर इजी वर्ड्स में वाटरिंग जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, और ये वाले सारे जो इसके साइंस होंगे, ये वाले सारे, रेडनेस ऑफ आई हम लोगों ने पढ़ लिया, पेन भी होगी आपको, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो ये आपकी सिम्टम्स है कि पेशेंट कहेगा मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, रेडनेस है, डिक्रीज्ड विजन है, धुंधला नज़र आ रहा है। हमने अभी पढ़ा था कि ब्लरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि स्पैस्म ऑफ सिल्वरी बॉडी है। फोटोफोबिया क्योंकि सिंस सारी ट्राइजेमिनल नर्व्स जो होती हैं वो इन सेंसिटिव एरियाज के अंदर होती है, इसलिए लाइट से चुभन होती है। लैक्रिमेशन, वाटरिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड पेन ऑब्वियसली। इसके बाद हमने साइंस डिस्कस करना है। अब साइंस जब आप डिस्कस कर रहे हो तो आप सारी चीज़ें इसके अंदर बताने लग जाओ। साइंस के अंदर हम शुरू से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे आगे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विजुअल एक्विटी की। विजुअल एक्विटी क्या होगी? विजुअल एक्विटी कम हो जाएगी। हमने देखा कि क्योंकि सिल्वरी बॉडी का स्पैस्म हो रहा है, दैट इज़ नॉट एबल टू अकोमोडेट, जिसकी वजह से ब्लरिंग हो रही है, विजुअल एक्विटी आपकी कम हो गई है, ठीक है जी। विजुअल एक्विटी आपकी रिड्यूस्ड हो गई है। उसके बाद आगे क्या आता है हमारा स्ट्रक्चर? लिम्बस। लिम्बस में क्या हो रहा है? हमारे पास सर्कम कॉर्नियल कंजेशन, मतलब कंजेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि कंजेशन क्यों हो रही है? वेस्कुलर डायलेशन हो रही है क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई है, तो इसलिए लिम्बस में सर्कम सिलरी कंजेशन आपको मिलेगी।
उसके बाद हम आ जाते लिम्बस के बाद हमारे पास क्या आता है, कॉर्निया। अब कॉर्निया के अंदर क्या होता है, कॉर्निया के अंदर केपीस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब आपके पास ये होना चाहिए कि केपीस क्या होते हैं। केपीस का फुल फॉर्म होता है केरेटिक प्रेसिपिटेट्स। जहाँ पे भी केरेटिक का वर्ड यूज़ हो जाए ना, तो केरेटिक का वर्ड जो होता है वो कॉर्निया की ही डिजीज़ के लिए यूज़ होता है और कॉर्निया के ही चीज़ से रिलेटेड यूज़ होता है, ठीक है। तो केरेटिक का मतलब कॉर्निया। प्रेसिपिटेट्स, अब क्या होता है कि कॉर्निया की कितनी लेयर्स होती हैं। कॉर्निया में सबसे पहले आपकी एपिथेलियम होगी, फिर आपकी बाउमेन होगी, फिर स्ट्रोमा होगा, फिर डसमेंट होगी, फिर एंडोथेलियम होगी। ये आपकी 5 लेयर्स आ गई कॉर्निया की। अब एंटीरियर चैम्बर के अंदर सारा कुछ वहाँ पे जमा हो रहा है जब आपके पास एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ प्रेसिपिटेट्स होते हैं जो कि आपकी एंडोथीलियम के साथ आके यहाँ पे चिपक जाते हैं, ठीक है। ये कॉर्निया की एंडोथीलियम है, इसके साथ कुछ केरेटिक प्रेसिपिटेट्स होंगे जो आके चिपक जाएंगे, ठीक है। उनको आप कहते हो केरेटिक प्रेसिपिटेट्स। जो प्रेसिपिटेट्स यहाँ पे चिपक जाते हैं आके, दीज आर कॉल्ड एज दी केरेटिक प्रेसिपिटेट्स। और केरेटिक प्रेसिपिटेट्स यहाँ पे कौन से होते हैं, फाइन और मीडियम केरेटिक प्रेसिपिटेट्स होते हैं। हमेशा याद रखना है कि केरेटिक प्रेसिपिटेट्स अगर एक्यूट डिजीज़ है तो उसके अंदर फाइन और मीडियम होंगी, लेकिन अगर क्रोनिक डिजीज़ है तो ये फैट और ग्रीसी होंगे। वो हम आगे पढ़ेंगे भी, तभी मैं एम्फेसाइज कर दूँगी। बट दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो डायग्नोसिस के अंदर काम आती है। अगर फाइन और मीडियम केरेटिक प्रेसिपिटेट्स कहा हुआ है तो दिस मीन्स के एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस है। तो कॉर्निया के अंदर हमें केरेटिक प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपको एंटीरियर चैम्बर की। एंटीरियर चैम्बर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट होगी। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि एक्वस फ्लेयर प्रेजेंट होगा। एक्वस फ्लेयर प्रेजेंट होगा। एक्वस फ्लेयर का मतलब ये है कि प्रोटीन्स जो होंगी वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी जो कि ब्लड रेटिनल बैरियर तोड़ के आई होंगी, उनको आप ये कहते हैं एक्वस फ्लेयर प्रेजेंट होगा। उसके अलावा आपके पास हाइपोपायन प्रेजेंट होगा। हाइपोपायन क्या होता है, पस कंटेनिंग सेल्स होते हैं जो कि आपके इंटीरियर चैम्बर के अंदर अक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज दी हाइपोपायन। इसके अलावा जो होंगे आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होंगे वो सारे भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये आपने बातें याद रखनी, क्योंकि एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस के अंदर सारी चीज़ें जो है वो आपके इंटीरियर चैम्बर के अंदर अक्यूमुलेट हो रही हैं, सही है। तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्योंकि वहाँ पे हो रही है, तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी वहाँ पे है, हाइपोपायन भी वहाँ पे है, प्रोटीन्स जो ब्लड रेटिनल बैरियर तोड़ के आ रही है वो भी वहीं पे है। इसके बाद हम बात करते हैं आइरिस की। आइरिस की नाम बहुत ही यहाँ पे लिख लेते हैं। आइरिस की एक बहुत ही ना मडी अपीयरेंस होगी। अब मडी अपीयरेंस क्यों होती है, देखो सारी चीज़ें एंटीरियर चैम्बर के अंदर जाके अक्यूमुलेट हो गई हैं, ठीक है। आपके जो भी इन्फ्लेमेशन हो रही है वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी हैं, वहाँ पे केमिकल मीडिएटर्स भी हैं, वहाँ पे हाइपोपायन भी है, वहाँ पे एक्वस फ्लेयर भी है। तो इसकी वजह से एक्वस के ऊपर वो हेजी सा आपको हेजी हो जाएगा। एक्वस क्लियर सॉरी आइरिस जो होगा वो हेजी हो जाएगा, वो क्लियर नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो आपका प्यूपिल है उसके अंदर एक तो मायोसिस मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, वो हमने पढ़ा था, क्योंकि आपका सिल्वरी स्पैज्म हो रहा है, सिल्वरी स्पैज्म हो रहा है और आपके पास आइरिस स्पैज्म भी हो रहा है। प्यूपिल जो होगा वो कॉन्स्ट्रिक्शन में चला जाएगा। इसके अलावा स्लगिश हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अदर देन दैट आपकी जो आपका आइरिस होगा ना वो पोस्टीरियर साइनिकी भी बनाएगा। पोस्टीरियर साइनिकी क्या होता है कि जो आपका आइरिस होता है ना वो आपके लेंस के साथ जाके जुड़ जाता है। आप देखो ये आपकी आँख है, बहुत ही बुरी आँख बनाती हूँ मैं। ये आपकी आँख है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपका आइरिस है, ये आपका लेंस है और ये आपका आइरिस है, ठीक है। ये आपका आइरिस है। अब यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर अकोमुलेट हो जाता है कि ये प्रेशर जो होता है ये आपकी आइरिस के ऊपर दबाव डाल रहा होता है। जब उसके दबाव डाल रहा होता है आइरिस जो होता है वो जाके लेंस पे जाके चिपक जाती है। दैट इज़ कॉल्ड एज द पोस्टीरियर साइनिकी। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, पोस्टीरियर साइनिकी जो होगी उसकी फॉर्मेशन भी हो जाएगी क्योंकि आइरिस जो है वो जाके वहाँ पे चिपक जाएगा।
इसके बाद जो आपका मीडिया होगा, मतलब जो आप रेड रिफ्लेक्स देखते हो ऑप्थेल्मोस्कोप से, वो बहुत ही डल नज़र आएगा क्योंकि सब कुछ मडी मडी है। अदर देन दैट आई बॉल टेंडर हो जाएगी, टेंडर आई बॉल होगी। और लास्टली इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो हमारा नॉर्मल हो सकता है, या वो हाई हो सकता है, या वो लो हो सकता है। आइदर वे इसमें कुछ भी हो सकता है, कि या वो ज़्यादा हो सकता है या वो कम हो सकता है, कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना है कि जब भी आप साइंस सिम्टम्स, क्योंकि यूवेइटिस में मोस्टली आई डिजीज़ के एक जितने ही हैं, जब आप साइंस की बात कर रहे हो ना, तो साइंस में आपने ये याद रखना है कि आप एक एक इनके अंदर एक कनेक्शन मेंटेन कर लो कि सबसे पहले आपने बाहर वाली चीज़ से शुरू कर रहे हो, जैसे विजुअल एक्टिविटी से शुरू कर रहे हो, उसके बाद आप लिम्बस का बता रहे हो, और थोड़ा सा यूज़ करो, अपना कॉमन सेंस यूज़ करो कि क्या क्या चीज़ें होंगी। अब लिम्बस है, जैसे हमने पैथोजेनेसिस में पढ़ लिया कि वैस्कुलर डायलेशन हो रही है, जिसका मतलब ये कि यहाँ पे सर्कमसिलरी कंजेशन होगा। कॉर्निया जो है उसके अंदर केरेटिक प्रेसिपिटेट्स होंगे। एंटीरियर चैम्बर के अंदर हाइपोपायोन होगा, एक्वस फ्लेयर होंगी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, क्योंकि सारी इन्फ्लेमेशन ही आपके एंटीरियर चैम्बर के अंदर हो रही है। अब जब एंटीरियर चैम्बर के अंदर आपकी इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है, यहाँ पे आईओपी रेज हो रहा है, आयरस आपका जाके लेंस के साथ चिपक जाएगा और पोस्टीरियर साइड नीकी बन जाएगी। इसके अलावा आइरिस जो है वो आपको मडी नज़र आएगा। आपका स्पिंटर प्यूपिलाई कम जो होगा वो स्पैज में चला जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से मायोसिस हो जाएगा। मीडिया जो होगा रेड रिफ्लेक्स डल होगा क्योंकि आइरिस इज मडी। और टेंडर आई बॉल होगी। आईओपी आपका रेज भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। सही है। इसके अलावा हमें इन्वेस्टिगेशंस कुछ करवानी है। ऑल्दो इसका कॉस्ट जो होता है वो इडियोपैथिक होता है, बट स्टिल आप जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं वो आप इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, सीबीसी करवाएंगे, सीपीआर, ओसीटी, स्किन टेस्ट होते हैं, जो आपके पास इन्वेस्टिगेशंस बुक में लिखी हुई हैं, जो तो के अंदर मेंशन्ड है, यू कैन रीड देम, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आता होता है, बेसिकली रट्टा ही है। जो इम्पोर्टेंट बात है उसके ऊपर आते हैं, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ एंटीरियर एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस। अब इसके ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कि हम यहाँ पे मिड्रियाटिक्स देते हैं या फिर हम साइक्लोपीजिक्स देते हैं। अब ये आपसे पूछ सकते हैं कि वो हम मिड्रियाटिक्स या फिर साइक्लोपीजिक्स क्यों देते हैं। इसके 3 रीजंस हैं कि क्यों हम मिड्रियाटिक्स देते हैं। मिड्रियाटिक्स जो होते हैं इसमें एट्रोपिन वगैरह हम इसलिए देते हैं क्योंकि एक तो क्योंकि हमारा सिलरी स्पैज़म हुआ हुआ है, रिलीफ करते हैं ये, टू रिलीव सिलरी स्पैज़म। जो आपका सिलरी स्पैज़म हुआ होता है उसको ये रिलीव करते हैं, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आते हैं कि आपका जो प्यूपिल होता है वो कंस्ट्रिक्शन में चला जाता है। तो ये जो होते हैं ये प्यूपिल को प्यूपिल की डायलेशन करवाते हैं, ठीक है। जो आपका प्यूपिल है वो मायोसिस में गया हुआ है और उसकी डायलेशन जो होंगे ये करवाएंगे। इसके अलावा ये क्या करेंगे कि कैपिलरी परमेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। कैपिलरी परमेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं और एक्सीडेट फॉर्मेशन जिसकी वजह से कम होता है। अब बेसिकली जब कैपिलरी परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो कैपिलरी से फ्लूइड जो होगा वो बाहर नहीं आएगा। ये आपका कैपिलरीज है, इसकी परमेबिलिटी जब मैं कम कर दूंगी एट्रोपिन देने से, फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि एंटीरियर चैम्बर के अंदर जो इतना ज़्यादा वो चीज़ें इकट्ठी हो रही थी वो इकट्ठी नहीं होंगी, तो कैपिलरी परमेबिलिटी को डिक्रीज कर देती है ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप मिड्रियाटिक्स क्यों देते हो। सिलरी स्पैज को ठीक करने के लिए, डायलेशन ऑफ प्यूपिल के लिए, क्योंकि उसमें भी हो जाता है, और बेसिकली कैपिलरी परमेबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए ताकि एक्सक्यूडेट फॉर्मेशन कम हो जाए। इसके बाद आपने दे देने हैं स्टीरॉइड्स। अब स्टीरॉइड्स दे देने हैं। स्टेरॉइड्स का बेसिकली काम क्या होता है, टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो रही होगी वहाँ पे तो आंख बंद करके आपने ना स्टेरॉइड्स लिख देने हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपने इन्फ्लेमेशन को कम करवाना है, आप स्टेरॉइड्स दोगे। स्टेरॉइड्स अब आप सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स भी दोगे
और आप आई ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ आई ऑइंटमेंट, पेरियोक्यूलर इंजेक्शन, ये सारे आप इसको स्टेरॉइड्स दे दोगे। इसके अलावा अगर इन्फेक्टिव यूवीआइटिस है, क्योंकि अभी तो कॉज जो होता है वो आपका अननोन है, अगर आपको पता चल जाए कि इन्फेक्टिव यूवीआइटिस है तो उसके अंदर आप एंटीबायोटिक्स भी दे दोगे, ठीक है। और स्टेरॉइड्स आपने याद रखने हैं कि हम सिस्टेमिक भी देंगे, इंट्राओकुलर भी देंगे, और आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट, पेरियोक्यूलर, ये सारी चीज़ें भी देंगे। और इसके अलावा आपने साइक्लोस्पोरिन दे देनी है जो कि इम्यूनो सप्रेशन एजेंट है। अगर तो कोई स्टेरॉइड देने से नहीं पता हल हो रहा तो फिर आप साइक्लोस्पोरिन दोगे। अगर आपने स्टेरॉइड्स दे दिए, बेसिकली हर इसमें एक जो की पॉइंट आपने याद रखना है वो ये आपने मिड्रेटिक्स देने हैं। स्टेरॉइड्स आपने 3 स्टेरॉइड्स आपने, अब आप याद रखो कि स्टेरॉइड्स आपने कौन कौन से देने हैं। आपने सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स देने हैं, आपने इंट्राऑक्यूलर देने हैं, इसके अलावा आपने जो है स्टेरॉइड्स एज आई ड्रॉप्स एंड आई ऑइंटमेंट्स वगैरह दे देने हैं। अगर स्टेरॉइड्स नहीं काम करे, अगर आपका पेशेंट जो है दैट इज़ रेजिस्टेंट टू स्टेरॉइड्स, एंड आप साइक्लोस्पोरिन्स आप उसको दे सकते हो, ठीक है। So this was all about acute anterior uveitis, the things that you have to remember. इसके बाद हम chronic iridocyclitis स्टार्ट करेंगे। So I hope you would have understood. अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो you can ask in the comments below. Thank you so much.